बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। छोटा सा कॉन्वर्सेशन हम करेंगे, हस्बैंड और वाइफ के बीच का कॉन्वर्सेशन है। कौन सी सिचुएशन में कौन से सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या वर्ब लगा रहे हैं, तो सारा का सारा लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर हम हर सेंटेंस का समझते हुए जाएंगे, ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को जोर से बोल के प्रैक्टिस करनी है। वर्ड ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखना है और शब्दों को, हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं करना है। हम हिंदी का सहारा ले रहे हैं केवल सिचुएशन समझने के लिए। सिचुएशन को समझिए कि किस विषय में बात हो रही है, किस सिचुएशन में बात हो रही है, क्या भावना है मन में, और उसको किस तरीके से इंग्लिश में कह रहे हैं, ये चीज सीखनी है। ऑलराइट, तो सोच समझ कर बोला करो। तो बिल्कुल सिंपल एक तरीका तो ये है, स्पीक थॉटफुली। स्पीक थॉटफुली ये बना हुआ अपने आप में फ्रेज है, या फिर अगर आप सेंटेंस के हिसाब से बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक यानी कि सोच के बोला करो। तो एक बात को कहने के कम से कम 20 तरीके होते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? ट्राई टू से दिस इन इंग्लिश एंड अपने तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसको। यू शुड मेक डिसीजन थॉटफुली। अब देखिए, यहाँ पर हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं लेना चाहिए। एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग के लिए यू शुड मेक डिसीजन थॉटफुली, यानी कि सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेक का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज, जब भी आप कोई काम कह रहे हैं सोच समझ कर, तो थॉटफुली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड मेक डिसीजन थॉटफुली, सोच समझ के फैसला आपको लेना चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने फैसला कर लिया है। अब यहाँ पर भी मेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। आई हैव मेड द डिसीजन। आई हैव मेड द डिसीजन, ना कि आई हैव टेक द डिसीजन या टेकन द डिसीजन। आई हैव मेड द डिसीजन यानी कि मैंने फैसला कर लिया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या फैसला करा आपने? क्या फैसला करा आपने? अब यहां पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि व्हाट डिसीजन डिड यू मेक। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जिस भी सेंटेंस में हम डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट से स्टार्ट किया क्वेश्चन हमने, व्हाट डिसीजन डिड यू मेक। जब डिड इस्तेमाल कर लिया तो किसी भी सेंटेंस में डिड यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगा। व्हाट डिसीजन डिड यू मेक, यानी कि आपने क्या डिसीजन कर लिया या क्या डिसीजन ले लिया। जैसे अगर हमको पूछना हो कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखना है कमेंट सेक्शन में कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो हाउ वुड यू आस्क दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका सेंटेंस अगर ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो हम उसको ठीक कर देंगे। ऑलराइट, सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग। लिखते चले, प्रैक्टिस करते चले, पार्टिसिपेट करते चले। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज से हम खाना घर पर ही बनाएंगे। यस, यानी कि आई हैव मेड अ डिसीजन कि आज से हम खाना घर पर ही बनाएंगे। अब आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग टुडे आप कह सकते हैं, स्टार्टिंग टुडे वी विल कुक फूड एट होम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रॉम टुडे वी विल कुक फूड एट होम। टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे ऑनवर्ड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टुडे ऑनवर्ड्स का मतलब भी यही है कि आज से कोई काम शुरू हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली होगा। टुडे ऑनवर्ड्स वी विल कुक फूड एट होम, हम घर पर ही खाना बनाएंगे। स्टार्टिंग टुडे विल कुक फूड एट होम, हम घर पे खाना बनाएंगे ना। जैसे अगर आपको कहना पड़े, एक सेंटेंस है, लिखते चलेगा, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको वर्ड ऑर्डर याद होगा जब आप लिखने बैठेंगे। आपको एक सेंटेंस बोलना है कि आज से मैं रोजाना आधे घंटे प्रैक्टिस करूंगा। आज से मैं रोजाना आधे घंटे प्रैक्टिस करूंगा इंग्लिश की। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? इंग्लिश में कैसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 3 महीने से ज्यादा हो गए होटल का खाना खाते हुए। अब 3 महीने से ज्यादा हो गए होटल का खाना खाते हुए। अब यहां से शुरुआत होती है थोड़ी सी नेचुरल इंग्लिश की। होता क्या है कि हम सारे के सारे शब्दों को एक सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन आप समझ गए, कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। अगर आप सिचुएशन समझ गए तो इट्स बिन 3 मंथ्स, 3 महीने हो गए हैं। इट हैज बिन 3 मंथ्स, किस चीज को हो गए 3 महीने? सिंस वी हैव बिन ईटिंग आउटसाइड फूड। इट हैज बिन 3 मंथ्स सिंस, 3 महीने हो गए जब से हम खाना खा रहे हैं बाहर का। इट्स बिन 3 मंथ्स सिंस वी हैव बिन ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, या फिर सिंस वी हैव बीन ईटिंग आउटसाइड फूड। एक सेंटेंस को कम से कम 100 तरीके से घुमाया फिराया जा सकता है, वर्ड आगे पीछे किए जा सकते हैं, मीनिंग सेम रहेगा। बिल्कुल एक फैटल एरर नहीं होना चाहिए आपका। बहुत सेंटेंस ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। सो इट्स बीन 3 मंथ्स सिंस वी हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। इट्स बीन 3 मंथ्स सिंस वी हैव बीन ईटिंग आउटसाइड फूड।
राइट। अगर आपको कहना है कि मुझे अंग्रेजी सीखते सीखते 1 साल हो गया, मुझे अंग्रेजी सीखते सीखते 1 साल हो गया है, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? आप इसी के बेसिस पे बना के देखिए, या फिर दूसरा कोई स्ट्रक्चर आपके माइंड में आता है तो वो भी लिखेगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखते जाइए पॉज करके, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया करें। ओके, हाँ, कुछ दिन और खा लो। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि इट्स बीन more than 3 months since we have been eating food from outside. Now wife is saying कुछ दिन और खा लो। किसी ने कहा 3 महीने से होटल का खाना खा रहे हैं, नाउ वाइफ इज सेइंग कि कुछ दिन और खा लो। अब इसी चीज को अगर हमको कहना है तो सारे शब्द नहीं यूज करेंगे, वी कैन से जस्ट अ फ्यू मोर डेज, यू कैन हैव इट जस्ट अ फ्यू मोर डेज, प्लीज जस्ट अ फ्यू मोर डेज, प्लीज इट्स अबाउट जस्ट अ फ्यू मोर डेज, इट्स अबाउट जस्ट अ फ्यू मोर डेज, यानी बस कुछ दिन की बात हो रहा है। तो हर हम हिंदी में इन शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में इन्हीं शब्दों को अगर हम बोल देंगे, इन्हीं वाले सारे शब्दों को, तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। इंग्लिश में अपना तरीका रिक्वेस्ट करने का, जस्ट अ फ्यू मोर डेज, यानी कुछ दिन और मैनेज कर लो, ऐसे कह सकते हैं, प्लीज मैनेज जस्ट अ फ्यू मोर डेज, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, बस अब और नहीं, बस अब और नहीं। अब इसमें भी कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। आप सिंपली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, तो नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल नहीं, राइट। एक तरीका ये भी है, आई कांट हैव इट एनी मोर, आई कांट हैव इट एनी मोर, यानी कि अब मैं ये जो सिचुएशन चल रही है, कंडीशन, उसको मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसके साथ और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। आई कांट हैव इट एनी मोर, यानी कि मैं अब मैनेज नहीं कर पाऊंगा। I can't have it anymore. I cannot tolerate this anymore. I cannot continue with this anymore. राइट, तो आई कांट हैव इट एनीमोर ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हैं, बना हुआ फ्रेज है अपने आप में, जब आप और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर मैनेज भी नहीं करेंगे उस कंडीशन में, सिचुएशन में। इफ यू डोंट वांट टू मैनेज, देन यू कैन सिंपली से आई कांट हैव इट एनी मोर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम चिंता मत करो, खाना मैं खुद बनाया करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं खाना बनाया करूंगा। एक्सप्रेशन क्या है, तुम चिंता मत करो, हस्बैंड इज सेइंग कि तुम चिंता मत करो, खाना मैं बनाया करूंगा। अब इसी चीज को इंग्लिश में कहना है। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 150 से ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर कॉन्वर्सेशन सेशन अपलोडेड हैं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर एक्सप्लोर करिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के देखिए 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, एक कम्युनिटी मिल जाएगा। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर, अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे। और दूसरा, शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है कि ये सेंटेंस ठीक है नहीं है, वर्ड ऑर्डर ठीक है या नहीं है, ग्रामेटिकल रूल किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी ने कोई सेंटेंस बनाया है, सिचुएशन में सूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो इस प्रकार के डिस्कशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रिपीटेडली सुनेंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे, तो जब समय बिताएंगे कम्युनिटी में, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दो सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन। कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। सारा का सारा गेम है कंसिस्टेंसी का, प्रैक्टिस का, एटमॉस्फेयर का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पर, छोटा सा अमाउंट है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में जरूर आइएगा, और सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। पूरा देखने के बाद फीडबैक दीजिएगा कि सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल था या नहीं था। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। तुम चिंता मत करो, खाना मैं बनाया करूंगा। सिंपल, यू डोंट वरी, you just don't worry, I'll cook the food by myself. You just don't worry, I'll cook the food. यहाँ पर आप myself कह के भी छोड़ सकते हैं, don't worry, I'll cook the food myself. मैं खुद बनाऊंगा। You don't worry, I'll cook the food by myself. जब आपने by लगा दिया ना, तो आपने myself पे और ज्यादा emphasize कर दिया, खुद ही बनाया करूंगा without taking your help. I'll cook the food myself, खुद बनाया करूंगा। I'll cook the food by myself, खुद से बना लिया करूंगा। इतना फर्क है, जैसे खुद बनाऊंगा या खुद से बना लिया करूंगा। आई कुक द फूड बाय माई सेल्फ, खुद बनाऊंगा, आपकी मदद नहीं लूंगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले लेता हूं। अब ये लहजा होता है, हम अटक कहाँ जाते हैं, हम इसी लहजे को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। मैं कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले लेता हूं, तो आई एम टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क। डेज ऑफ यानी कि छुट्टी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इट्स अ डे ऑफ, आज छुट्टी है। आई एम टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, आई एम टेकिंग फ्यू डेज लीव फ्रॉम वर्क।
लीव मतलब जो छुट्टी है, तो लीव की जगह डे ऑफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, यानी कि कुछ दिन काम से छुट्टी ले रहा हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, सोच रहा हूँ कि छुट्टी ले लूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का, जैसे सोच रहा हूँ एक बिजनेस शुरू करूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो आई एम थिंकिंग ऑफ के बाद आईएनजी लगा देंगे, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग फ्यू डेज ऑफ फ्रॉम वर्क, यानी काम से कुछ दिन की छुट्टी लूंगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, क्यों ना कोई काम वाली रख लें। नाउ वाइफ इज सेइंग कि क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। तो अब इसी चीज को हमको कहना है, क्यों ना हम ऐसा कोई काम कर लें, तो हम कहते हैं व्हाई नॉट। एक तरीका ये है, व्हाई डोंट वी हायर अ मेड, वाई डोंट वी हायर अ मेड। अगर इसका हम हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो कुछ अजीब सा निकल के आएगा, लेकिन जब भी आपको सजेशन देना है क्यों ना ऐसा कर लें, सो वाई डोंट वी हायर अ मेड, क्यों ना एक मेड हायर कर लें। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं वाई नॉट हायर अ मेड, वाई नॉट हायर अ मेड, क्यों ना मेड हायर कर लें। सो वाई डोंट वी हायर अ मेड, या फिर वाई नॉट हायर अ मेड। डोंट यूज करेंगे तो वाई डोंट वी, जैसे कि क्यों ना तुम दिल्ली जाके इंग्लिश सीख लो, वाई डोंट यू गो टू दिल्ली टू लर्न इंग्लिश। तो बस ध्यान यही रखना है कि वाई डोंट के साथ में वी यू दे लगाएंगे, और वाई नॉट के आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे। वाई नॉट हायर अ मेड, या फिर वाई डोंट वी हायर ए मेड, राइट, क्यों ना मेड रख लें। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कोई भी मेड पूरे दिन के लिए नहीं रुक सकती। घरों में जो काम होता है वो पूरे दिन का होता है, तो सजेशन हस्बैंड इज सेइंग कि कोई भी मेड पूरे दिन के लिए नहीं रुक सकती। जो भी मेड आएगी 1 घंटा 2 घंटा आएगी, तो इसी चीज को हमको कहना है नो मेड, यानी कि नो मेड यानी कोई भी मेड, नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे, नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे, यानी कि कोई भी मेड नहीं रुक सकती है। तो यहां से नो से ही कोई भी का मतलब चला गया, नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे, यानी कोई भी मेड पूरे दिन नहीं रुके। नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उनके अपने घर में भी काम होता है, उनके अपने घर में भी काम होता है। एक चीज और है, देखिए बोर मत होइएगा, होता क्या है कि यही लहजा है। अगर आपको सीखना है, आपको अगर फ्लुएंटली इंग्लिश लहजे अगर एक्सप्रेस करने हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। 2 4 5 मिनट का सेशन और बाकी है, तो पूरा देखिएगा, डोंट स्किप। ओके, नाउ उनके अपने घर में भी काम होता है, तो दे हैव देयर ओन हाउसहोल्ड चोर्स टू। नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे, दे हैव देयर ओन हाउसहोल्ड चोर्स टू एट देयर होम। नो मेड कैन स्टे फॉर द होल डे, कोई मेड नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? बिकॉज दे हैव देयर ओन हाउस होल्ड चोर्स टू, अपने भी घर के काम होते हैं उनके पास। दे हैव देयर ओन हाउस होल्ड चोर्स टू एट देयर होम, अपने घर पर। तो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, 2 3 बार जब आप रिपीट करेंगे ना, तो एक्चुअली कोई लिटरल ग्रामर नहीं है, केवल वर्ड ऑर्डर का खेल है, कौन सा शब्द कहाँ लगाया जा रहा है, बस ये है। 15% ग्रामर यूज होती है मैक्सिमम, बाकी तो सारा का सारा वर्ड ऑर्डर का खेल होता है। और सिचुएशन पता होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी हमने सुना होना चाहिए सेंटेंस। 10 सेंटेंस अगर सुन लेंगे एक सिचुएशन में, तो 1000 बन जाएंगे। लेकिन एक ग्रामेटिकल रूल सीख के हम सोचें कि हम इंग्लिश बोलने लगे, तो इम्पॉसिबल है। सुनना पड़ेगा, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड डिस्कस्ड। हमारे ग्रुप का फायदा क्या है, पूरा दिन लोग अपने अपने तरीके से अंग्रेजी लिखते हैं। कोई बेसिक इंग्लिश लिखता है, कोई एडवांस्ड इंग्लिश लिखता है, कोई मॉडरेट रेडीमेड फ्रेसेस यूज करता है अपने कॉन्वर्सेशन में ज्यादा। तो एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से एक बात को कहा जा सकता है, ये चीजें समझ आ जाती हैं। और कोई बाउंडेशन नहीं है, जब भी मन हुआ प्रैक्टिस करने का, सिंपली ड्रॉप अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप कि कोई फ्री है क्या, लोग अपने आप कॉल कर लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो बाकी सब कुछ हो जाता है, केवल खाने की ही दिक्कत है। तो एवरीथिंग इज ओके, बाकी सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड, एवरीथिंग इज ओके कह सकते हैं, या फिर एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड। इट इज जस्ट द फूड दैट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, इट इज जस्ट द फूड दैट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, यानी खाना ही है जो परेशान कर रहा है, परेशानी हो रही है उसकी वजह से। एवरीथिंग एज इज ओके, इट्स जस्ट द फूड दैट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, यानी कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। 2 3 बार रिपीट, 2 बार आप रिपीट करके देखिए, आपको लगेगा इसमें कोई ग्रामर है नहीं, बहुत ईजी है। तो एवरीथिंग एल्स इज ओके, एवरीथिंग एल्स इज बीइंग मैनेज्ड, इट्स जस्ट द फूड दैट्स कॉजिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम कर रहा है। नाउ थोड़ा और दिमाग चलाओ, शायद कोई और तरीका हो। नाउ वाइफ इज सेइंग कि थोड़ा और दिमाग चलाओ, शायद कोई और तरीका मिल जाए, हमें खाना ना बनाना पड़े घर पे। थोड़ा और दिमाग चलाओ। अब इस चीज को अगर हम ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा और दिमाग चलाओ, थिंक अ लिटिल मोर, थोड़ा सोचो। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, थिंक अ लिटिल मोर, मे बी यू कुड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन।
थिंक अ लिटिल मोर मे बी यू कुड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मे बी मतलब है सिंपल हो सकता है, हो सके, कुड लगा करके हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर की संभावना, फ्यूचर की संभावना, जैसे कि थिंक अ लिटिल मोर मे बी यू कुड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन, हो सकता है आपको कोई बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ हस्बैंड इज रिप्लाइंग कि कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बहुत सोच चुका हूं इसके बारे में, एंड आई डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन, तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, आई डोंट फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर कहना है कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो वे आउट, कोई तरीका नहीं है इस काम को करने का, देयर इज नो वे आउट अपने आप में बना हुआ फ्रेज है। कोई अगर ऑप्शन सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है आपको, देयर इज नो वे आउट, कोई तरीका नहीं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, होटल का खाना बहुत नुकसान करता है, होटल का खाना बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो कई तरीके से कह सकते हैं। अब ये होटल का खाना, होटल का खाना का कोई ट्रांसलेशन ऐसे नहीं किया जाएगा, फूड फ्रॉम आउटसाइड, फूड फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक तरीका तो ये हो गया, फूड फ्रॉम आउटसाइड डज मोर हार्म देन गुड, फूड फ्रॉम आउटसाइड डज मोर हार्म देन गुड, यानी कि सेहत बनाने के बजाय नुकसान कर रहा है। फूड फ्रॉम आउटसाइड डज मोर हार्म देन गुड, यानी कि फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, फूड फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, फूड फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट हाइजीनिक। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना किसी को मदद के लिए बुला लें। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना किसी को मदद के लिए बुला लें। सो आई हैव एन आइडिया, व्हाई नॉट कॉल समवन फॉर हेल्प। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अब यहाँ पर भी देखिए, व्हाई नॉट कॉल समवन फॉर हेल्प, या फिर दूसरे तरीके से व्हाई डोंट वी, व्हाई डोंट कहेंगे तो व्हाई डोंट वी कॉल समवन फॉर हेल्प, राइट। सो आई हैव एन आइडिया, व्हाई नॉट कॉल समवन फॉर हेल्प, क्यों ना किसी को मदद के लिए बुला लें। आई हैव एन आइडिया, व्हाई नॉट कॉल समवन फॉर हेल्प। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कोई ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर रुक जाएगा। अगर हम बुला भी लें किसी को, तो कोई ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर रुक जाएगा। तो हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, कोई ज्यादा से ज्यादा हफ्ता भर रुक जाएगा। someone can hardly stay for 1 week, someone can hardly stay for 1 week। hardly मतलब है मुश्किल से ज्यादा, मुश्किल से, संभवतः, तो सारे शब्दों का एक्यूरेट मीनिंग नहीं निकालना है। someone can hardly stay for 1 week, एक हफ्ते रुक सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, उसके बाद भी तो हमें ही सब संभालना है। उसके बाद जब वो चला जाएगा, उसके बाद भी तो हमें ही सब संभालना है। अब इसी चीज को, इस लहजे को हमको इंग्लिश में कहना है, बहुत ही ईजी है। देन अगेन, फिर दोबारा। तो होता क्या है कि जब हमारे माइंड में उसके बाद ये सेंटेंस आया, तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसको ट्रांसलेट कैसे करें, ये सोचना है कि कौन से वर्ड्स मेरे पास हैं, किस तरीके से मैं इस बात को कह सकता हूं घुमा फिरा के। स्टार्टिंग करनी है घुमा फिरा के कहने की, उसके बाद धीरे धीरे एनहेंसमेंट होता चला जाएगा और परफेक्ट फ्लुएंट होते चले जाएंगे। सो देन अगेन, जब वो चला जाएगा, देन अगेन वी विल हैव टू मैनेज ऑन आवर ओन, देन अगेन वी विल हैव टू मैनेज ऑन आवर ओन, अपने दम पर ही, खुद से ही संभालना है। ऑन आवर ओन, ऑन आवर ओन जब हम इसको कह रहे हैं, यानी कि अपने दम पर, खुद से। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने खुद से अंग्रेजी सीखी है, आई डिडंट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट, I didn't join any institute for learning English, I learned English on my own। मैंने खुद से अपने दम पे कर लिया सब काम, I did it on my own। तो यहाँ पर then again we will have to manage everything on our own, अपने दम पे हमें फिर से संभालना पड़ेगा सब कुछ। Look at the last sentence now। तो क्यों किसी को परेशान करना, जब वो एक हफ्ते से ज्यादा रुकेगा ही नहीं, तो क्यों किसी को परेशान करना यहाँ पर। So why bother someone, why bother someone, या फिर what's the need of bothering someone, what's the need of bothering someone, क्या किसी को परेशान करने की जरूरत है, या फिर why bother someone। तो कम से कम इस सेशन को आप 2 बार देखिएगा और इसके बारे में प्लीज फीडबैक दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल था या नहीं था, और चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।